हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका हमारी सीरीज 9th क्लास फिजिक्स में। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जाना था इनर्शिया क्या होता है, कैसे कोई एक बॉडी जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन को कैसे अपोज करती है ना, उसी प्रॉपर्टी को जो टेंड करती है अपोज करने के लिए ना, जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगी, स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस को अपोज करेगी। इसी को हम लोग बोलते थे इनर्शिया बोलते थे। हमने 3 टाइप की इनर्शिया पढ़े थे। ठीक है, तो वही सब आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है बच्चों मूवमेंट। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक 50 ग्राम की बॉल है और 50 ग्राम की एक बुलेट है। ठीक है, बुलेट और वो कितनी वेलोसिटी से आती है? बहुत ज़्यादा उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और हमको कितना हार्म पहुंचा सकती है? बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप मानो एक ट्रक का वेट कितना होता है? ट्रक का वेट अप्रोक्स 1000 kg कंसिडर कर लें, है ना, और वो आ रहा है बिल्कुल 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, तो वो कितना नुकसान हो सकता है हमको? ज़रा भी नहीं, बहुत कम, बहुत ना के बराबर नुकसान पहुंचाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एक मास है ना, कोई एक मास ज़्यादा बड़ा मास, उसका इनर्शिया ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो वो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? बहुत कम है। ठीक है, और कोई एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा मास है और उसका क्या है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसका मास भी बहुत ज़्यादा हो, और एक ही ट्रक है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, 1000 kg, और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो क्या करेगा? निशान भी नहीं बचेगा तुम्हारा दुनिया के अंदर, है ना, अगर तुमको हिट कर जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे कहीं कम मास है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। उस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है स्ट्राइक करने के बाद किसी चीज़ के ऊपर, है ना, और जहाँ पे वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है, तो वो भी इफेक्ट कर रहा है। और जब मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। क्या करती है? इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। तो वो चीज़ जो इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है बच्चों कि कोई एक बॉडी है जिसका कोई मास है और वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोमेंटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग बच्चों? मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, जितना भी कोई किसी अगर एक बॉडी का मास है ना, हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम बहुत अच्छा, किसी बॉलर का बोलते हैं कि उसका मोमेंटम बहुत अच्छा था। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का कोई मास है और वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या है? मोमेंटम। क्या उसके अंदर? मोमेंटम। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या कि स्टफ जो है, जो मटेरियल है, जो चल रहा है, जिसका मोशन की बात हम लोग कर रहे हैं, वो स्टफ है कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसका मास कितना है, और वो जो स्टफ है वो कितना तेज जो है चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो इसी को हमने क्या बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को, किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस बॉडी का मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या है बच्चों? यहाँ से V इक्वल टू होगा बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात आती है, किसकी? यूनिट की बात आती है। इसकी बात आती है यूनिट। इसकी क्या होगा? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वांटिटी की बात होती है तो 2 चीज़ों की बात होती है ना, कि वो वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, हमको मोमेंटम को पहचानना है कि
ये वेक्टर होगी, स्केलर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और मास स्केलर क्वांटिटी होती है। मास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब भी आप लोग किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो मेरा मोमेंटम में कैसी क्वांटिटी है बच्चों? कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आप लोग समझ लिए, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है ना? हैविंग डायरेक्शन, आप यहाँ लिख सकते हो हैविंग डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोमेंटम अच्छे समझ में आया? कोई भी बॉडी m मास की और वेलोसिटी v से जा रही है तो उन दोनों के प्रोडक्ट का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसका मैग्नीट्यूड mv के इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने मोमेंटम से हमने ये सारी चीजें जो है पता की, ठीक है। यानी ये सारी चीजें हमने पता की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा रॉकेट है। रॉकेट का कितना मास होता है? बहुत ज़्यादा मास होता है, ठीक है। रॉकेट को जब भी हम ऊपर इसको प्रोजेक्ट करते हैं रॉकेट को, तो ठीक है इसका मोमेंटम कितना देते हैं? इसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम देते हैं। क्या देते हैं? इसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए बच्चों, तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इक्वल होता है m into v होता है। क्या होता है? m into v होता है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो m into जीरो, मोमेंटम भी क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चों? मोमेंटम भी जीरो हो गया। और जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप बताओ, अगर एक कार है मेरी, ठीक है, एक कार, ये वाली कार में कंसीडर कर लेता हूँ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, इसका मास 1000 kg था, ठीक है, इसका मास 500 kg था। ये भी जब कितनी जा रही थी? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जा रही थी। मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा, इसका मास ज़्यादा है, इस वाली कार का ज़्यादा मास है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 5 मीटर पर सेकंड से न जाके कितनी स्पीड से जा रही थी बच्चों? ये 10 मीटर से जा रही थी, तो आप लोग बता सकते हो इसका मोमेंटम ज़्यादा है। आप लोग को मोमेंटम निकालना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा? p = मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि सारी मास कितना था इसका? 1000 kg था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 500 थी। तो 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या था? मोमेंटम था। इसके मोमेंटम क्या आ जाएगा? 10, इसका मास कितना था? 500 kg था, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। तो इसका मोमेंटम आएगा 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा क्योंकि इनका मास और वेलोसिटी अलग अलग थी लेकिन इनका मोमेंटम क्या है बच्चों? सेम आया। तो मोमेंटम सिंपली दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है, दोनों चीज़ों को अपने अंदर समान लेता है, किसको? वेलोसिटी को और मास को, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? मोमेंटम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है बहुत आसान। क्या कोई एक स्टोन है जिसका मास कितना है बच्चों? 10 kg है, ठीक है, और जब इसको 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ मास कितना है? 10 kg
क्वेश्चन होगा मास इज कितना 200 ग्राम एंड वेलोसिटी इज क्या 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मोमेंटम बताओ v इक्वल टू क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को करने का फंडा क्या होता है बच्चों, जो भी चीज तुमको दी गई है उसको SI यूनिट में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो मास कितना है 200 ग्राम, बोले तो 200 बाय 1000 kg, यही होगा इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी 180 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 5/18 से, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आएगा 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप लोग मोमेंटम निकाल सकते हो कि p इक्वल टू v यानी 0.2 into 50 यानी कि कितना बताओ 0.2 into 50 कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या है बच्चों मोमेंटम। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है, ये तो मोमेंटम की बात हो गई। जब भी आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ फॉर्मूले में पुट करनी हो, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, पहले क्या करना है, सबसे पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके उनको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, इस टाइप से अपन लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात। इसकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात मैंने आप लोगों को मोमेंटम पहले पढ़ाया, क्योंकि मोमेंटम का सारा यूज कहाँ होने वाला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज होने वाला है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स का क्या बिहेवियर होता है। फोर्स क्या करता है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड होगा। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, वो मूव नहीं करेगा, है ना, उसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मतलब अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो 0 रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो उधर किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो एक्सीलरेशन 0 होने का क्या मतलब है बच्चों कि एक्सीलरेशन आपको ना पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, अब न्यूटन हम लोग को क्या बताता है कि जब फोर्सेस बैलेंस ना हो, जब फोर्सेस बैलेंस ना हो तो क्या होता है, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, कितना फोर्स हमको, अगर कुछ वेलोसिटी को चेंज करनी है, कुछ एक्सीलरेशन को बॉडी के अंदर लाना है तो कितना फोर्स हम लोगों को लगाना चाहिए, ये सब क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई एक फोर्स लगाते हो, किसी बॉडी के आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो, बॉडी चलने लगेगी, सीधी बात है। ठीक है, और आप उस बॉडी पर अगर फोर्स लगाओ तो क्या होता रहेगा, उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो जितना आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के आप ऊपर क्या लगाओगे, जितना भी ज़्यादा आप लोग फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसके मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, फोर्स। ठीक है, आप हल्का सा पुश करो किसी चीज़ को तो हल्की वेलोसिटी से जाएगी, है ना, और अगर आप ज़्यादा जोर से पुश करोगे तो ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी कि नहीं। तो यही न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके पैरेलल मोशन होता है, बॉडी के मोमेंटम, बॉडी पे लगाए हुए फोर्स के डायरेक्टली मोशन होता है। मतलब अगर मैं F फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, ये फोर्स F is applied on a body, है ना, moving with
क्या वेलोसिटी v, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से चल रही है और मैं उस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूँ तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो कार चल रही होती है हमारी, किसी वेलोसिटी चल रही होती है, हम एक्सेलरेटर पुश करते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसका क्या मतलब है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, किधर, जिधर वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ उसकी वेलोसिटी क्या हो गई कि इट्स वेलोसिटी becomes कितनी v आफ्टर टाइम कितना बच्चों t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, क्या होगी बच्चों, v हो गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले उसका मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चों, इसका बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना था, उसका मास अगर m था तो इनिशियल मोमेंटम का क्या था, u था, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों उसका, अब उसकी वेलोसिटी भी हो गई, मास सेम रहता है, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है ना। आपने कंजर्वेशन मास पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ वो बात अलग है, जब आप लोग 12th में आएंगे, आगे आप लोग चीज़ें पढ़ेंगे, जब भी कोई एक बॉडी लाइट की स्पीड की कंपैरिजन में चलती है तो उसके मास जो है, उसका मास जो है वही नहीं रहता, उसका मास क्या चेंज हो जाता है ना, उसका मास असल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो मास से ऑब्जेक्ट होता है उसको लगता है कि उसका मास चेंज हो गया, ठीक है। आप लोग आगे ये सब पढ़ेंगे तो कैसे चेंज होता है, क्या होता है, उसका मास जो है कम होने लगता है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, m/v आ जाएगा, ठीक है, m/v आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम बिकॉज की फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है नहीं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा mv माइनस mv। और जहाँ भी रेट आती है, रेट की बात आती है तो जो टाइम लगता है किसी प्रोसेस को होने में, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, उससे हम लोग क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, mv माइनस mu by t and m of v minus u by t। न्यूटन में क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किसके प्रोपोर्शनल है, f is directly proportional to m of v minus u by t, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, एक कांस्टेंट आ गया k m into v minus u by t, ठीक है। और v minus u by t क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो k into m into a, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पर a क्या है, ये बेटा जो एक्सीलरेशन है इसका ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो f इज इक्वल टू k में आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम फिर भी एक ऐसी वैल्यू चूज करते हैं, हम चीज़ों को इस हिसाब से रखते हैं। हमने क्या किया, हमने f जो है f को इस तरीके से डिफाइन किया, मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन किया कि जब भी, ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया, वी डिफाइन 1 न्यूटन इज द फोर्स applied to accelerate a body of कितना 1 kg है ना, at 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि किसी बॉडी को, अगर किसी एक किलोग्राम की बॉडी को हम इतना फोर्स लगाएंगे कि उसका एक्सीलरेशन किस एक्सीलरेशन चलने लगे, वो
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यानी कि 1 अगर f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1 न्यूटन हो गई इज इक्वल टू के मास की 1 एक्सीलरेशन की क्या 1 है तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। f इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरा f इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा m into a क्या आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कहां से आया देखो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। ठीक है तो अगर यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी फोर्स के अगर आप यूनिट की बात करो यूनिट क्या होगी किलोग्राम का एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट होगी। ठीक है तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने जिन साहब ने न्यूटन साहब ने क्या किया था इसको ट्रायल किया था इसको पूरा बताया था सेकंड लॉ दिया था लेकिन आपको क्या बोल दिया कि ये फोर्स होगा 1 न्यूटन। कितना फोर्स होगा 1 न्यूटन फोर्स होगा। इसको 1 न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या आती है ऐसा यूनिट 1 न्यूटन आती है। फोर्स की यूनिट क्या आती है 1 न्यूटन आती है। ये सब कहाँ से आती है फोर्स हम लोग पढ़ते हैं सब यहाँ से। ठीक है समझना जी तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बच्चों हमारा। ठीक है तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीखा। ठीक है कैसे f इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन हमारे पास आती है। आप लोग भी एग्जाम में पूछ सकता है ड्राइव f इज इक्वल टू ma बाय विद द हेल्प ऑफ क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है अब बात आती है बच्चों इंपल्स की बात आती है। किसकी बात आती है इंपल्स की। तो इंपल्स क्या होता है ठीक है अच्छा डेफिनेशन बाद में देखना अभी आप लोग इंपल्स यहाँ पे सीख सकते हो। हमारा f इज इक्वल टू क्या है बच्चों ma यानी कि m ऑफ v माइनस u by t आ। अगर मैं ft की मल्टीप्लाई कर दूँ ft इक्वल टू क्या आ गया m ऑफ v माइनस। ठीक है तो ये जो ft होता है बच्चों अगर मेरा कोई फोर्स बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगता है ठीक है तो उस फोर्स का और उस टाइम का मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास एक हिट हो रहा है आपने उसको हिट किया कितने टाइम के लिए करता है 1 सेकंड मुश्किल से। ठीक है तो वो क्या हुआ एक इंपल्स लगा किस पे बॉल पे और इंपल्स ने क्या कर दिया मोमेंटम को चेंज कर दिया। क्या कर दिया मोमेंटम को चेंज कर। तो इंपल्स क्या होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है क्या होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है इंपल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये ठीक है इसलिए ये किस लिए यूज की जाती है ये फोर्स के इफेक्ट को यूज फोर्स के इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है कि फोर्स का इफेक्ट क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे ft को j से रिप्रेजेंट करते हैं j इज इक्वल टू f इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों टाइम टेकन। क्या होता है टाइम टेकन। ठीक है जो एवरेज फोर्स हम लोग उसमें ले लेते हैं। ठीक है एक सर्टेन ड्यूरेशन के ये जो एक एवरेज फोर्स का अलग हो सकता है वेरिएबल ले सकता है लेकिन छोटे से टाइम के लिए क्योंकि हम एक फोर्स लेते हैं तो उस सारे टाइम पे एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है उस सारे फोर्स का एक एवरेज निकाल लेते हैं उसका जिस टाइम के लिए लगना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है इसलिए हम लोग इस छोटे टाइम के लिए फोर्स को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि फोर्स क्या होता है बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है फोर्स क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है और इंपल्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है वेक्टर क्वांटिटी और उसकी f क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है और जब वेक्टर क्वांटिटी को टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम का स्केलर स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर। ठीक है तो वेक्टर बच्चों क्या होती है इसकी डायरेक्शन होती है किसकी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों उधर ही क्या होगी इंपल्स की भी डायरेक्शन होगी इंपल्स की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है ये चीज़ हमारी होती है इंपल्स समझना है। इंपल्स सिर्फ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ठीक है जब भी हमारे पास एक फोर्स लग रहा हो वो छोटे से टाइम के लिए। ठीक है तो हम लोग इंपल्स ऐसे डिफाइन करते हैं क्या जो मोमेंटम में चेंज होता है वो जो होता है इंपल्स के इक्वल होता है। ठीक है ये फोर्स के इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है इंपल्स इसको जे से डिफाइन करते हैं इसकी यूनिट वगैरह हो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। जब भी आपको लगा न्यूटन सेकंड लिखना है तो इसका मतलब वहाँ पे किसकी बात हो रही है, इम्पल्स की बात हो रही है। ओके, इसका हम इम्पल्स इक्वेशन बोलते हैं, J इज इक्वल टू F डेल टी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था मोशन चैप्टर में क्या, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या s बाय टाइम, तो s इज इक्वल टू vt। तो जब भी कोई इक्वेशन, जब भी कोई क्वांटिटी ऐसी होगी कि वो दो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों क्वांटिटीज का ग्राफ क्या देगा, उन दोनों क्वांटिटीज का ग्राफ, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो क्या देगा, ये तीसरी क्वांटिटी है, क्या देगा, जो उनके इक्वल है, जो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बच्चों क्या है, एफ डेल टी किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, एफ डेल टी एम ऑफ वी माइनस यू के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है एम ऑफ वी माइनस यू के इक्वल, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट मिलके तीसरी क्वांटिटी दे रही है। अगर मैं इसको डेल पी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ इसको, डेल पी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, यानी कि डेल पी क्या दे रही है, डेल टी। तो एफ डेल टी का ग्राफ क्या देगा बच्चों, एफ और टाइम के बीच का ग्राफ क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये जो एरिया अंडर ग्राफ एंड एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, देता है चेंज इन मोमेंटम देता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए, फोर्स ले दिया जाए कि कोई फोर्स जो है इतनी सेकंड्स के लिए लग रहा है ना, ये फोर्स पहले फोर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, फोर्स देख रहे हो आप लोग, यहाँ वेरिएबल है। ठीक है, किसी टाइम के साथ लग रहा है, तो इसके बीच का एरिया क्या होगा, क्या होगा, वो चेंज इन मोमेंटम देगा। यानी कि इंपल्स हमको पता चलेगा कि छोटे से टाइम के लिए वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इंपल्स कर देते हैं हमको इफेक्टिव फोर्स कि कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। ठीक है, कितना चेंज इन मोमेंटम, वहाँ पे F इज इक्वल टू m ऑफ u माइनस u बाई t अगर आप लोग निकालो तो वहाँ पे फोर्स कैसे होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट फोर्स रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या होना, तो चेंज इन मोमेंटम बना। लेकिन इम्पल्स कहाँ पर काम आती है, मेनली जब फोर्स भी क्या हो, वेरिएबल हो और एक बहुत छोटे से टाइम के लिए लग रहा हो, तो हम दोनों का सीधा मल्टीप्लाई करते हैं डेल टी का और हम लोग इफेक्टिव फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ डेल टी, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अगर आपसे तो पूछ ले कि फोर्स जो है 0 था, उसके बाद हो गया 10 न्यूटन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर से 0 हो गया और उसको जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा, तो चेंज इन मोमेंटम लगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना 10 न्यूटन है, ये वाली हाइट हम लोग देखिए 10 न्यूटन है, हाफ इस डिवाइड करोगे यानी कि हाफ इनटू ओ बी इनटू क्या करोगे, इसको इनटू अगर मैं m मान लूं इनटू a करोगे। ठीक है, वो भी कितना है, जितना टाइम के इक्वल है, टाइम एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे 5 सेकंड इनटू y एक्सिस वाले डिस्टेंस लेंगे कितना, हाइट 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 25 क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि डेल पी किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल भी होता है, इम्पल्स के इक्वल भी होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एनटीएससी लेवल पे, केवीपी लेवल पे इम्पल्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आपसे इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, डन, ओके। हमेशा ध्यान में रखना है कि एरिया कौन सा लेना है, एरिया अंडर ग्राफ एंड क्या एक्सिस, टाइम एक्सिस वाला एरिया लेना है, क्या लेना है, टाइम एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और एरिया अंडर जो ये एरिया है, जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के साथ मिलके कितना एरिया होगा। अगर ये वाली लाइन ना होती, ये वाली लाइन ना होती, सिर्फ यहाँ तक होता फोर्स, यहाँ पर एक लाइन ड्राइव करके ये वाला जो एरिया होता, ये क्या देता हमको, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स देता। ठीक है, क्या देता है, इम्पल्स। मैंने जो भी लास्ट क्वेश्चन किया मैंने 5 सेकंड दिया, हालांकि 5 सेकंड वो गलत था, 5 सेकंड के बराबर अगर टाइम लगेगा और उसके इम्पल्स नहीं बढ़ेगा, अगर 5 सेकंड तक फोर्स लगेगा।
जैसे फोर्स क्या होता है यहाँ पे 0.01 सेकंड के लिए लगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए लगा, 1 माइक्रो सेकंड के लिए लगा है ना। और क्या लगा, जैसे कि बात होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी शेल में क्या कर, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज करता है तो कितने टाइम में जो है अपनी वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, कितने टाइम में गिर जाएगा, 1/8 सेकंड में गिर जाता है, 1/8 सेकंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग इम्पल्स का यूज करते हैं। अब आप 11th में चैप्टर पढ़ोगे रोबोट मोशन, उसमें इम्पल्स का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप द कार ओवर रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ द मास ऑफ द कार इज 100 kg, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है कि देखिए एक्सेलरेशन कितनी है, क्या कह दिया, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास कितना रहता है, इसका सिंपल 1000 kg रहता है, ठीक है। आप फोर्स रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास कितना है 1000, इलेक्ट्रिक कितना 5, ठीक है, 5000 किलोग्राम, कितना 5000 न्यूटन फोर्स में फोर्स होता है, ठीक है। तो समझ लो, अगर कोई बॉडी इतने एक्सीलरेशन के साथ चल रही है और उसका मास है इतना, तो इस इतने फोर्स के साथ वो चल रही होगी, इतना फोर्स को लगाया होगा कि वो इस वेट के साथ चल रही होगी, ठीक है। अब कोई पूछे कि इसी बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, जस्ट इक्वल वेट चाहिए। अगर इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किधर होता है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट नोट, कि चेंज इन मोमेंटम occurs in the direction of applied force, अगर कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और आपने उसमें ही क्या कर दिया, उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, अपना मोमेंटम बढ़ा लेगी, ठीक है। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो अपना मोमेंटम घट जाएगा, मतलब चेंज मोमेंटम में चेंज कहाँ हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा था उसके मोशन के अपोजिट, तो चेंज मोमेंटम क्या होगा, उसके मोशन के अपोजिट होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घट जाएगी एंड हेंस उसका मोमेंटम भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बताता है, न्यूटन साइकिल का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपका, ठीक है, आज यहीं पर लाइन होते हैं।